नमस्कार। आज हम देखेंगे डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में। और लेक्चर शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि इससे संबंधित पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में टेलीग्राम ग्रुप जीपीपी डॉक्टर चौहान पर आपको मिल जाएगा। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डीएनए की संरचना या स्ट्रक्चर के बारे में जानने से पहले हमें यह देखना चाहिए कि डीएनए के बारे में जो पहले रिसर्च हुई है, क्योंकि संरचना के बारे में तो 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने बताया था, है ना। इन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था डीएनए की संरचना का। लेकिन इससे पहले काफी कुछ रिसर्च हो चुकी है। उसका ये एक फोटो दिया गया है यहाँ पर, जिसने डीएनए की संरचना को बनाने में हेल्प किया है। डीएनए किस चीज का बना हुआ है, डीएनए में क्या क्या चीजें होती है, इस सब के बारे में जो रिसर्च हुआ है वो लगभग 100 साल का रिसर्च था, जिसकी हेल्प से वाटसन एंड क्रिक ने ये डीएनए की जो संरचना है, डबल हेलिक्स मॉडल है डीएनए का, उसको दिया था। इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखने के, वो देख लेना चाहिए कि 1969 में मीसेर एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने डीएनए को डिस्कवर किया था सबसे पहले। इन्होंने न्यूक्लियन वर्ड दिया था उसको। बाद में चल के मिस्र के स्टूडेंट ने इस न्यूक्लियन को न्यूक्लिक एसिड कहा है। तो शुरुआत में डीएनए की खोज मिस्र ने की थी 1869 में, और इन्होंने इसको टर्म दिया था न्यूक्लियन। और इन्होंने इसको देखा था, जो व्हाइट ब्लड सेल होती है वो भी पस में इन्होंने इसको देखा था। ठीक है। पस की व्हाइट ब्लड सेल में इन्होंने उसके जो केंद्रक होता है व्हाइट ब्लड सेल का, काफी व्हाइट ब्लड सेल में केंद्रक जो है लार्ज साइज का होता है कंपेरेटिवली। तो उसमें इन्होंने कुछ एसिड टाइप की एक संरचना देखी थी, एक पदार्थ देखा था, जिसको इन्होंने न्यूक्लियन वर्ड यूज किया था। आगे चल के इस न्यूक्लियन को ही न्यूक्लिक एसिड कहा गया, और आगे उसके बाद इसको डीएनए कहा गया। तो डीएनए की खोज हुई 1869 में। और फिर इसके बाद लेट 80 में कोसेल एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने बताया कि डीएनए में नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, जिससे ठीक है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, जो ये 4 बेस होते हैं, ये होते हैं। इसको लेट 80s में बताया। इसके बाद लेवेने ने एक थ्योरी दिया था, टेट्रा न्यूक्लियोटाइड की थ्योरी दी थी। हालांकि थ्योरी बाद में जाके रिजेक्ट हो गई थी। इन्होंने बताया था कि जो डीएनए है वो 4 न्यूक्लियोटाइड का मिलकर बना होता है। ये वास्तविकता है कि डीएनए में केवल 4 न्यूक्लियोटाइड होती है। लेकिन इन्होंने इनकी सीक्वेंस जो है फिक्स कर दिया था कि ये 4 न्यूक्लियोटाइड है, इनकी सीक्वेंस ये फिक्स रहेगी कि एडेनिन के बाद गुआनिन आएगा, मेसा साइटोसिन आएगा, थाइमिन, ऐसा कुछ इन्होंने बताया था जो फिक्स रहेगा। लेकिन फिक्स नहीं होता है, इनकी सीक्वेंस तो चेंज होती रहती है। कहीं पर एडेनिन एडेनिन आ सकता है, उसके बाद कुछ भी आ सकता है, गुआनिन, साइटोसिन, जी कुछ भी आ सकता है। लेकिन इन्होंने जो बताया था फिक्स बताया था। हालांकि इनकी ये बात सही थी कि यह 4 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। इसके बाद जो रिसर्च हुआ है 1947 में, एस्बेरी ने एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज किया था डीएनए का एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी किया था इन्होंने। लेकिन इन्होंने जो इससे फोटो जनरेट किया था वो फोटो क्लियर नहीं था। उसके बाद आगे चल के 1952 में रोजालिंड फ्रैंकलिन ने एक फोटो दिया था एक्सरे डिफ्रैक्शन के माध्यम से डीएनए का, जो क्लियर फोटो था, जिसको फोटो 51 कहते हैं। उसके आधार पर ही, उस फोटो के आधार पर ही वाटसन एंड क्रिक ने ये मॉडल दिया था। इसके अलावा एक स्टडी और काफी इंपॉर्टेंट हुई है इसमें, चारगाफ रूल्स जो होते हैं। चारगाफ रूल्स जो है 1948 में दिए गए थे। चारगाफ एंड इसके कलीग ने दिया था। इन्होंने बताया था कि जो डीएनए होता है किसी भी स्पीसीज का, उसमें जो बेस होते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड होती है, उनका जो रेशो फिक्स होता है। अगर किसी के अंदर इन्होंने देखा 30% अगर एडेनिन है, तो उसके अंदर 30% थाइमीन है। जितने एडेनिन है लगभग उतने ही थाइमीन है। और इसके अंदर 20% आपका साइटोसिन होगा, और 20% इसमें गुआनिन होगा। तो इन्होंने ये सब बताया था कि जो बेस का जो परसेंटेज है, जो रेशो है, वो फिक्स होता है किसी भी स्पीसीज में। उसके बाद 1953 में ही इस पूरी जो 1953 से पहले जो टोटल रिसर्च हुआ है, उसकी हेल्प लेकर वाटसन एंड क्रिक ने ये मॉडल प्रस्तुत किया था। हालांकि वाटसन एंड क्रिक ने कोई रिसर्च नहीं की थी डीएनए से संबंधित,
पुरानी स्टडी को कलेक्ट किया और उसके आधार पर वायर, तार और जो मेटल होता है उसकी प्लेट के माध्यम से इन्होंने एक मॉडल अपनी लेबोरेटरी में प्रस्तुत किया, जिसको करेक्ट पाया गया और उसी को डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं। अब हम इसका थोड़ा डिटेल में देखेंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर जो अभी बताया है कि वाटसन क्रिक ने जो ब्रेक थ्रू दिया था, यानी कि जो डिस्कवरी की थी 1953 में, जो मॉडल दिया था डीएनए का, उससे पहले बिफोर, यानी कि उससे पहले काफी कुछ हो चुका था डीएनए के संबंध में। जैसे डीएनए की केमिस्ट्री के बारे में पता चल गया था, जिसमें मिसेर ने इसको न्यूक्लिन कहा था, कोसेल ने कहा था कि इसमें नाइट्रोजन बेस होते हैं, लेविन ने कहा था 4 न्यूक्लियोटाइड होता है, और चारगाफ ने कहा था कि इसमें जो बेस होता है उनका रेशो फिक्स होता है पर हर एक स्पीसीज में। इन चारों के जो फाइंडिंग थी, और इसके अलावा रोजालिंड फ्रैंकलिन का जो एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से जो फोटो 51 है डीएनए का, बड़ा फेमस फोटो है, उसकी हेल्प से वाटसन क्रिक ने मॉडल दिया था। तो ये जो 4-5 लोगों की जो इम्पोर्टेंट, इसके अलावा भी बहुत है लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, इन्होंने जो बताया था कि डीएनए की न्यूक्लियोटाइड होती है, उसमें डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, और प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, शुगर होती है, नाइट्रोजन बेस होते हैं और फास्फेट ग्रुप होता है। ये सब स्टडी पहले हो गई थी, लेकिन अभी तक न्यूक्लियोटाइड फिक्स कैसे रहती है, कैसे फिट रहते हैं, इसके बारे में नहीं पता था, जिसके बारे में आगे चलकर वाटसन एंड क्रिक ने बताया था। तो वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल 1953 में दिया। हेलिक्स का मतलब होता है जो चक्कर बने रहते हैं ना स्प्रिंग में, स्प्रिंग आपने देखा होगा, उसमें जो, उसको हेलिक्स बोलते हैं। और यहाँ पर डबल हेलिक्स है, स्प्रिंग जनरली सिंगल हेलिक्स होता है, यहाँ पर डबल हेलिक्स होता है। ठीक है, उस हेलिक्स वर्ड वहां से डबल के, इसमें दो होते हैं। तो डीएनए को हम कहेंगे क्या, कि डीएनए इज द इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल। सिंपल सी डेफिनेशन है। क्या करता है ये अपने अंदर स्टोर्स इंस्ट्रक्शन, अपने अंदर सूचनाएं रखता है, जो क्या काम करते हैं, जो काम करते हैं एक बड़े मॉलिक्यूल प्रोटीन को बनाने का। डीएनए एक सूचनाओं का मॉलिक्यूल है जो अपने अंदर जानकारी रखता है एक बड़े साइज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए, और उस मॉलिक्यूल को कहते हैं प्रोटीन। वाटसन और क्रिक ने जो मॉडल दिया था डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का, वो दिया था 1953 में। और इन्होंने किसके आधार पर इन्होंने दिया, इट वाज बेस्ड ऑन, किसके आधार पे था ये मॉडल, कुछ इन्फॉर्मेशन थी, कुछ सूचनाएं थी, एक्सरे डिफ्रैक्शन इमेज, एक्सरे डिफ्रैक्शन इमेज जिसको फोटो 51 बोलते हैं। वो किसने लिया था, रोजालिंड फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट थी, है ना, इन्होंने 1952 में इस फोटो को लिया था। इसके अलावा डीएनए की जो केमिस्ट्री होती है, इसमें न्यूक्लिक एसिड है, ये किस किस चीज से बना है, शुगर से, फास्फेट से, नाइट्रोजन बेस होते हैं, इस सब की जो जानकारी पहले ही थी, वाटसन एंड क्रिक के मॉडल देने से ये जानकारी पहले ही हो गई थी, जो अभी हमने डिस्कस किया है। और ये जो स्ट्रक्चर केमिस्ट्री के जो लॉ होते हैं कि कौन सा किसके साथ बॉन्ड किस तरह से बना सकता है, इस सब तीनों जानकारी को इकट्ठा करके ही वाटसन एंड क्रिक ने मॉडल दिया है। तो इन्होंने कई मॉडल तैयार किए, और जो मॉडल बनाए थे ना लेबोरेटरी में, वायर और मेटल के बने थे। ठीक है ना, वायर और मेटल के इन्होंने तैयार किया, और उस मॉडल को इन्होंने, इसको कंपैटिबल देखा कि ये, इसकी तुलना इन्होंने की एक्सरे इमेज से, और जो उसके केमिकल प्रिंसिपल थे जो पहले बताए गए थे, अपने मॉडल को इन्होंने इससे कम कंपेयर किया, इन्होंने इसको सही पाया, तो इनका मॉडल सही सिद्ध हुआ, जिसको आगे चल के नोबेल प्राइज भी मिला इन्होंने 1962 में। तो ये रोजालिंड फ्रैंकलिन है, और ये मॉरिस विल्किंस विल्किंस है। मॉरिस विल्किंस के अंडर में ही रोजालिंड फ्रैंकलिन काम कर रही थी, ये दोनों लोग काम कर रहे थे, रोजालिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस। लेकिन जो फोटो दिया था, ये है वो फोटो, फोटो 51 बोलते हैं हम इसको। ये डीएनए का फोटो है जो उन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से लिया था। ठीक है, इन दोनों ने इस पे काम किया था। फोटो जो था रोजालिंड फ्रैंकलिन का था, और ये डिफ्रैक्शन टेक्निक से इस तरह से फोटो लिया जाता है, यहाँ पर इसके अंदर डीएनए को रखो, यहाँ से एक्सरे निकलेगी, जो इस पर जाकर पड़े, इस पर जाकर
अटैक करेगी। अटैक करने पे डिफ्रैक्शन होगा इसमें, है ना, वो इधर उधर को घूम जाएगी, जिससे एक इमेज इस पर बनेगी। वो इमेज इस तरह की थी। इस इमेज की हेल्प ली थी वाटसन एंड क्रिक ने, और ये इमेज जो बनी थी वो, ये एक्चुअल फोटो ये है इसका। ठीक है ना, ये एक्चुअल फोटो है, फोटो 51 जो रोजालिंड फ्रैंकलिन ने लिया था। ये बड़ी शानदार स्टडी थी इनकी, जिसकी हेल्प से उन्होंने, और इसको भी नोबेल प्राइज मिला था इनको। मॉरिस विल्किंस, वाटसन एंड क्रिक, दोनों वाटसन और क्रिक और मॉरिस विल्किंस, इन तीनों लोगों को डीएनए की मॉडल के लिए 1962 में नोबेल प्राइज मिला था। फ्रैंकलिन को इसलिए नहीं मिला था क्योंकि इनकी डेथ 1958 में हो गई थी। तो ये एक्चुअली में हकदार ये भी थी इस मॉडल नोबेल प्राइज की, लेकिन इनको नहीं मिला था क्योंकि उस वक्त जो जिसकी डेथ हो जाती थी उसको नोबेल प्राइज नहीं मिलता था। ये है वाटसन एंड क्रिक, दोनों लोग, इन्होंने ये मेटल वायर और मेटल से इस तरह से एक मॉडल अपनी लेबोरेटरी में तैयार किया था। ठीक है, ये डबल हेलिक्स मॉडल है डीएनए का, ये देखिए। ठीक है, ये मॉडल इन्होंने दिया था। तो डीएनए को देख लेते हैं हम। डीएनए क्या है? ये पॉलीमर है, बहुलक है। हिंदी में बोलेंगे बहुलक है। डीएनए मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुलक है। और बहुलक किस चीज का? ये इसको आप ऐसे मान लीजिए, जैसे दो उदाहरण से हम इसको देख सकते हैं। जैसे रेल होती है, ट्रेन होती है। ट्रेन में जो डब्बे जुड़े रहते हैं, इस पूरी ट्रेन को आप पॉलीमर मान लीजिए, बहुलक मान लीजिए। ऐसे बहुत सारे डब्बे ट्रेन में जुड़े रहेंगे। ठीक है, ये पूरे एक डब्बा, दो, तीन, चार, पांच डब्बे जुड़ गए। इस पूरी को आप पॉलीमर बहुलक कह लीजिए, तो पूरा का पूरा ये डीएनए मान लीजिए। जो ये डब्बे हैं, इनको आप मोनोमर वर्ड दीजिए, जिनको न्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। इनको न्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। एक डब्बे की तरह न्यूक्लियोटाइड काम करता है, पूरी ट्रेन की तरह डीएनए काम करता है। और इसको पॉलीमर बोले कि जो बहुलक है, जो छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे डब्बों की तरह मिलकर बना है, इसको पॉलीमर बोलते हैं। पॉलीमर आर लार्ज मॉलिक्यूल, बड़े मॉलिक्यूल है, जो दैट आर बिल्ट अप, जो बने हुए हैं रिपीटेडली, लगातार लिंकिंग टुगेदर, लगातार जुड़कर। किन चीजों के जुड़ गए? स्मॉल मॉलिक्यूल्स के जुड़ने से, जिसको मोनोमर कहते हैं। मोनोमर के बार बार जुड़ने से एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, जिसको पॉलीमर कहते हैं। और इस मोनोमर को ही न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। ये डीएनए पॉलीमर इज कंपोज्ड, बना हुआ है मोनोमर्स का, और ये मोनोमर्स ही न्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं। और न्यूक्लियोटाइड डीएनए में कितने होते हैं? चार होते हैं। देर आर फोर न्यूक्लियोटाइड, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये चार मान लीजिए। और यूरेसिल जो होता है वो आरएनए में होता है। तो ये चार न्यूक्लियोटाइड है। अब ये चार न्यूक्लियोटाइड किस चीज का मिलकर बने हुए हैं? ये चार न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों से मिलकर बने हैं। चारों को चारों तीन चीजों से मिलकर बने हुए हैं। इन तीन, ईच न्यूक्लियोटाइड, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड मोनोमर, है ना, जो तीन सिंपल मोलिक्यूल से मोलिकुलर पार्ट है, इसके तीन सिंपल, एक सुगर है, एक फास्फेट ग्रुप है, एक न्यूक्लियोबेस है। ठीक है, शुगर जो होती है इसमें पेंटोज होती है, 5 कार्बन शुगर होता है, जिसको पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन होते हैं इसमें। ठीक है, और इस शुगर का नाम है, जो डीएनए में शुगर होती है, डीऑक्सी राइबोज। और फास्फेट ग्रुप जो है उसमें एक फास्फेट होता है, इसमें फास्फोरस होता है, और प्लस 4 ऑक्सीजन एटम होते हैं। तो ये शुगर और फास्फेट ग्रुप जो है, ये चारों के चारों न्यूक्लियोटाइड में कॉमन है, सेम है। अंतर सिर्फ आता है न्यूक्लियो बेस का, जिसको नाइट्रोजीनियस बेस कहते हैं। इसका अंतर होता है, ये चारों में अलग अलग होता है। तो शुगर एंड एसिड जो फास्फेट ग्रुप है, वो सभी के सभी मोनोमर्स में, यानी कि न्यूक्लियोटाइड में कॉमन है। अंतर जो होता है वो न्यूक्लियो बेस का अंतर होता है, नाइट्रोजन बेस का। ये देख लिए तीनों है, ये तीन चीजों से मिलकर ही एक न्यूक्लियोटाइड बनता है, पेंटोज शुगर, फास्फेट और नाइट्रोजन बेस। ठीक है, पेंटोज शुगर और जो नाइट्रोजन बेस है, दोनों मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। फिर जब न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट ग्रुप जुड़ जाता है, तो वो न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। अब देख लीजिए एक बार, ये डीऑक्सी राइबोज, ये शुगर है जो डीएनए में होती है, और जो राइबोज शुगर होती है ये आरएनए में होती है।
दोनों शुगर 5 कार्बन की शुगर होती है। पेंटोज एक कार्बन ये रहा, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 4 कार्बन का ये रिंग होता है जिसमें एक ऑक्सीजन का यहाँ पर है एटम है, और इससे 4 कार्बन इसमें अंदर है रिंग में, एक कार्बन इसमें बाहर होता है। ऐसे ही इसमें है, एक कार्बन, दो, तीन, चार और पांच, सेम, कोई अंतर नहीं है। सिर्फ अंतर दोनों शुगर में अंतर होता है कार्बन नंबर 2 पर। ये कार्बन नंबर 2, ये अंतर होता है। राइबोज जो शुगर होती है जो आरएनए में होती है, कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ओएच होता है। लेकिन डीएनए की शुगर में जो डीऑक्सीराइबोज हो होता है, यहाँ पर एच होता है, ना कि ओएच होता है, यहाँ हाइड्रोजन होता है। इस छोटे से अंतर की वजह से ही बहुत बड़ा अंतर पैदा होता है डीएनए और आरएनए में। यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन ज्यादा रिएक्टिव होता है, रिएक्शन ज्यादा करता है, इसलिए आरएनए स्टेबल नहीं है, नॉन स्टेबल होता है। इसका लाइफ पीरियड आरएनए का कम होता है सिर्फ इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर एक ऑक्सीजन का एटम है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन का एटम नहीं है। तो इसकी वजह से डीएनए स्थायी होता है, इतना स्थायी होता है कि डीएनए कई हजार साल तक जिंदा रह सकता है। ठीक है ना। इस छोटे से अंतर की वजह से अगर अंतर आता है कार्ब आरएनए और डीएनए में लिखने में, ये अंतर हमें हमेशा लिखना चाहिए कि इसकी शुगर में क्या क्या अंतर है। कार्बन नंबर 2 पर आरएनए की शुगर में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और इसकी शुगर में हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन का एटम कम होता है, जिसकी वजह से डीएनए स्थायी होता है एक लंबे समय तक के लिए। दूसरा है फास्फेट आपका, वो दोनों में कॉमन होता है, जिसमें एक फास्फोरस है, इसके साथ 4 ऑक्सीजन है एटम, 4 ऑक्सीजन एटम है, और ये एसिडिक होता है नेचर में। इसीलिए डीएनए को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। डीएनए का जो नेचर होता है वो अम्लीय होता है इसकी वजह से। ठीक है। अब नाइट्रोजन बेस है, ये दोनों चीज तो हर एक न्यूक्लियोटाइड में सेम होती है। जो नाइट्रोजनस बेस है ये दो तरह की होती है, जो चारों न्यूक्लियोटाइड में अलग अलग होती है, इन्हीं का अंतर होता है। दो तरह की होती है, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन जो होता है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर है। प्यूरिन जो है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर है। अगर अंतर आए तो लिखिए डबल रिंग है। ये दो तरह का होता है, इसके दो पार्ट है, एडेनिन और गुआनिन, डबल रिंग स्ट्रक्चर है। पिरिमिडीन जो है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, और ये 3 तरह का होता है, साइटोसिन, थाइमिन, थाइमिन केवल डीएनए में प्रेजेंट होता है, और यूरेसिल थाइमिन की जगह पर आरएनए में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। अब न्यूक्लियोसाइड जो हम बात कर रहे थे पहले, कि शुगर और बेस मिलकर, नाइट्रोजिनियस बेस मिलकर, है ना, नाइट्रोजिनियस बेस मिलकर और शुगर मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। जब इस न्यूक्लियोसाइड के साथ फास्फेट ग्रुप को ऐड कर दिया जाता है, तब ये कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। याद रखना, नाइट्रोजन एज बेस और शुगर मिलकर न्यूक्लियोसाइड, और जब इस न्यूक्लियोसाइड के साथ फास्फेट ऐड कर दिया जाता है तो बनता है न्यूक्लियोटाइड। डेफिनेशन में यहाँ लिख दिया सिंपल। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, एक डीऑक्सीराइबोज शुगर, एक शुगर और एक बेस, नाइट्रोजनस बेस मिलकर जो चीज बनाते हैं उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। और जो एक न्यूक्लियोटाइड होता है, जब एक न्यूक्लियोसाइड में एक फास्फेट ग्रुप ऐड कर दिया जाता है उसको बोलते हैं आप न्यूक्लियोटाइड। अब ये देखिए न्यूक्लियोसाइड, ये शुगर हो गया, ये नाइट्रोजन बेस हो गया। आज भी शुगर और नाइट्रोजन बेस के साथ फास्फेट ग्रुप ऐड कर दिया जाएगा तो इसको बोलेगा आप न्यूक्लियोटाइड। ठीक है ना, न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड दो तरह का होगा, प्यूरिन या पायरिमिडिन। जब यहाँ पर डबल रिंग स्ट्रक्चर होगी तो ये प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड होगा, जब सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होगी तो ये पिरिमिडीन होगा। अभी हमने देखा है कि पिरिमिडीन में सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, पायरिमिडीन में, सॉरी, प्यूरिन में डबल रिंग स्ट्रक्चर है और पिरिमिडीन में सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। तो ये आपका पिरिमिडीन है सिंगल रिंग, और ये प्यूरिन है डबल रिंग, ये दोनों तीनों चीज मिलकर बना लेंगे आपका न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड की असेंबली कैसे होती है ये हमें देखना है।
सिंपल है। जो शुगर है, अब ये 2-3 पॉइंट इसमें याद रखना है। जो ये शुगर है, इसका जो कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 1, चारों में देखिए 4 न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर दिखाई गई है, कार्बन नंबर 1, चारों का ये कार्बन नंबर 1, इसका चारों का कार्बन नंबर 1। इसका जो कार्बन नंबर 1 है, ये जो प्यूरिन है, ये प्यूरिन है, डबल रिंग, ये प्यूरिन है, प्यूरिन है। प्यूरिन के जो 9th पोजीशन पे नाइट्रोजन है, 9th पोजीशन पे। शुगर का कार्बन नंबर 1 प्यूरिन के 9th पोजीशन के नाइट्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाता है, इसको बोलेंगे हम बीटा एन, बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये बॉन्ड बनता है। और जो आपका पिरिमिडीन है, पिरिमिडीन में शुगर का कार्बन नंबर 1 पिरिमिडीन के फर्स्ट पोजीशन के नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, इसको भी हम बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। दूसरी चीज, इसमें जो फास्फेट ग्रुप है वो जुड़ा रहता है इसके हर एक शुगर के कार्बन नंबर 5 से। जो फास्फेट है इसके कार्बन नंबर 5 से जुड़ता है, तब जाकर ये एक न्यूक्लियोटाइड कंप्लीट होती है। तो शुगर के कार्बन नंबर 5 से फास्फेट ग्रुप और कार्बन नंबर 1 से प्यूरिन या पिरिमिडीन जुड़कर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड है। जनरली हम इसको ऐसे लिख देते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, 4 न्यूक्लियोटाइड, एडेनिन, है ना, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। एक्चुअल में इनका कंप्लीट नाम तो ये होता है, पूरी एक न्यूक्लियोटाइड का कंप्लीट नाम ये होता है डी ऑक्सी एडिनोसिन 5 मोनोफास्फेट, डी ऑक्सी ग्वानोसिन 5 मोनोफास्फेट, डी ऑक्सी थाइमिडीन 5 मोनोफास्फेट और डी ऑक्सी साइटिडीन 5 मोनोफास्फेट। एक कंप्लीट नाम है चारों न्यूक्लियोटाइड को। इसको अगर आप शॉर्ट में लिखोगे, इसको एडेनिन लिख दो, इसको जी से डिनोट कर दो, इसको टी से डिनोट कर दो और इसको आप सी से डिनोट कर दो। अदरवाइज कंप्लीट नाम है डी ऑक्सी एडिनोसिन 5 मोनोफास्फेट, डी ऑक्सी ग्वानोसिन और डी ऑक्सी थाइमिडीन और डी ऑक्सी साइटिडीन मोनोफास्फेट। ये इनका कंप्लीट नाम है। अब इसका एक थोड़ा सा इसका एक पैटर्न देख लीजिए कि किस तरीके से इनमें जो एक लंबी श्रृंखला बनती है, सिंगल स्ट्रैंड जो बनता है वो किस तरह का बनता है। डीएनए की डायरेक्शन को हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ा जाता है, इसको प्राइम वर्ड बोलते हैं, प्राइम। 5 प्राइम टू, दोबारा लिख देते हैं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, हमेशा इस डायरेक्शन को इधर से पढ़ा जाता है। ये रहा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इस तरह से डीएनए की डायरेक्शन को पढ़ा जाता है, हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब इसमें देखो, दूसरा इसमें पॉइंट लिखा है यहाँ पे कि बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो भी हमने डिस्कस किया, कनेक्ट द शुगर टू द नाइट्रोजन बेस। ये बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होता है, ये शुगर को, ये कार्बन नंबर 1 को, प्रत्येक शुगर के कार्बन नंबर 1 जो होता है उसको नाइट्रोजन बेस से ऐड करता है। नाइट्रोजन बेस में जैसे पिरिमिडीन का फर्स्ट पोजीशन का जो नाइट्रोजन है, ये प्यूरिन है जिसका 9th पोजीशन का है, ये पिरिमिडीन है इसका फर्स्ट पोजीशन का है, ये पायरिमिडीन है इसका, ये पिरिमिडीन है, पिरिमिडीन, ये प्यूरिन और ये प्यूरिन और ये पिरिमिडीन। पिरिमिडीन में हमेशा सिंगल रिंग होता है, ये नाइट्रोजन बेस है, और प्यूरिन में डबल रिंग। इस तरीके से कार्बन नंबर 1 से। अब इसका जो शुगर का जो कार्बन नंबर 5 है, इससे फास्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है।
अब देखिए ये एक न्यूक्लियोटाइड है जिसमें तीन चीजें हैं, नाइट्रोजन बेस, शुगर और फास्फेट। एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये है जिसमें तीनों चीज है, बेस, नाइट्रोजन बेस, शुगर और फास्फेट। एक न्यूक्लियोटाइड का जो फास्फेट है, जो कार्बन नंबर 5 पे था, वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के जो थर्ड नंबर का जो कार्बन जो था, थर्ड नंबर का जो कार्बन था, उससे जाकर ये एक बॉन्ड बनाता है जिसको फास्फोडाइजेस्टर बॉन्ड कहते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर थर्ड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड का जो कार्बन नंबर 5 से जो फास्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो इसके साथ मिलकर बॉन्ड बनाता है जिसको फास्फोडाइजेस्टर बॉन्ड कहते हैं। इसी तरह से ये जुड़ता जाता है। जो 5 प्राइम है ये ओपन है, इसे खुला हुआ है। जो कार्बन नंबर 5 है, जो इससे केवल फास्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये ओपन है। इसलिए शुरुआत यहाँ से करते हैं 5 प्राइम। जो लास्ट वाला पॉइंट है ये 3 प्राइम है, ये भी ओपन है, इससे कुछ नहीं जुड़ा है। तब ये एंड है, जो भी जुड़ेगा वो यहाँ पर आकर जुड़ेगा दूसरा न्यूक्लियोटाइड। तो इसकी डायरेक्शन को 5 प्राइम टू 3 प्राइम इसलिए पढ़ा जाता है। तो देखिए, ये 5 फास्फोडाइजेस्टर बॉन्ड कनेक्ट वन न्यूक्लियोटाइड टू द नेक्स्ट। एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरा न्यूक्लियोटाइड जो जुड़ा रहता है वो यहाँ पर जुड़ता है फास्फोडाइजेस्टर बॉन्ड से। और फास्फोडाइजेस्टर बॉन्ड बनता है जो एक न्यूक्लियोटाइड है उसका जो पांचवें कार्बन है, जो 5 नंबर का कार्बन है, इस पर जो फास्फेट ग्रुप है, वो जो पहले नंबर का जो न्यूक्लियोटाइड है उसका जो कार्बन नंबर 3 है, उससे ये बॉन्ड बनाता है। तो ये शुगर फास्फेट जो बैकबोन बनी, ये फास्फेट शुगर, ये जो एक बैकबोन बना है, ये सभी में समान होता है। प्रत्येक डीएनए मॉलिक्यूल में ये सभी में समान होता है। ये बाहर की तरफ होता है, अंदर की तरफ ये नाइट्रोजन बेस होता है। अंतर सिर्फ हर डीएनए मॉलिक्यूल में, आप जानते हो कि अंतर सिर्फ नाइट्रोजन बेस का होता है, जो अंदर होते हैं। बाहर की तरफ ये जो बैकबोन इसको बोलते हैं, जिसमें फास्फेट शुगर फास्फेट अल्टरनेट होता है, एक के बाद दूसरा आएगा, ये बैकबोन है। और एक चीज और याद रखना कि डीएनए में, कोई भी डीएनए, जितने प्यूरिन होंगे उतने ही पायरिमिडीन होते हैं। ये देख लीजिए थोड़ा सा। अब वो तो हमने सिंगल स्ट्रैंड देखा है, अब डबल स्ट्रैंड कैसे बनता है। डबल स्ट्रैंड बनेगा हीरा, ये सिंगल स्ट्रैंड बन गया, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, इससे दूसरा न्यूक्लियोटाइड कनेक्ट होगा, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड कनेक्ट हो जाएगा इससे, और फिर ये चौथा न्यूक्लियोटाइड। ये 4 न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में एक फास्फेट, एक शुगर, एक नाइट्रोजन बेस, एक फास्फेट, एक शुगर, एक नाइट्रोजन बेस, इसी तरीके से है। और जो सिंगल रिंग है वो पिरिमिडीन है, जैसे थाइमीन है, और ये साइटोसिन है। जो डबल रिंग स्ट्रक्चर है, एडेनिन और ग्वानिन, ये प्यूरिन है। ये एक पूरा एक स्ट्रक्चर है। ये 5 टू 3 प्राइम डायरेक्शन है। तो अब दूसरा जो स्ट्रैंड है वो इसका एंटी पैरेलल होता है। इसकी डायरेक्शन 5 टू प्राइम है, डायरेक्शन इसकी भी 5 टू प्राइम है, लेकिन इसकी इधर से है डायरेक्शन। इसका जो फर्स्ट जो जिस तरह इसका जो ओपन था इधर 5 कार्बन पे केवल फास्फेट ग्रुप है, इधर यहाँ पर ये 5 कार्बन पर फास्फेट ग्रुप ओपन है। यहाँ से शुरुआत होती है, 5 प्राइम इधर है और ये इधर को बढ़ता जाता है। जो लास्ट वाला पॉइंट है 3 प्राइम, जो इसका शुगर का जो 3 कार्बन है, ये यहाँ पर ओपन है, जो न्यूक्लियोटाइड होगा वो यहाँ पर ऐड होगा। ये इस तरीके से दो पैरेलल चलते हैं, एंटी पैरेलल है। दूसरा, इनमें जो बॉन्ड बनेगा हमेशा टी के साथ, हमेशा थाइमीन के साथ हमेशा एडेनिन बॉन्ड बनाता है, और हमेशा इनके इस बॉन्ड को बोलते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड। तो 3 तरह के बॉन्ड डीएनए में बने। फास्फोडाइजेस्टर बॉन्ड, फास्फेट का शुगर के साथ दूसरा बॉन्ड बना था, शुगर का नाइट्रोजन बेस के साथ, है ना, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और तीसरा बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड, जो एक नाइट्रोजन बेस को दूसरे नाइट्रोजन बेस से जोड़ता है, और इसकी वजह से ही दो स्ट्रैंड जो डबल हेलिक्स बनता है। तो टी के साथ हमेशा ए जुड़ता है, और जी के साथ हमेशा सी, ग्वानिन के साथ हमेशा सी जुड़ता है। इनमें 3 बॉन्ड होते हैं, 1 2 3। हमेशा याद रखना, ग्वानिन और साइटोसिन में 3 बॉन्ड होते हैं, और एडेनिन
और थाइमीन में हमेशा 2 बॉन्ड होते हैं। ये कौन किससे ऐड होता है इसके बारे में बताया था वाटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, चारगाफ ने ये बताया था, जो चारगाफ रूल ने कहा था कि जितने ग्वानिन होंगे उतने ही साइटोसिन है, और जितने एडेनिन है उतने ही थाइमीन पाए थे उसने, जब उसने स्टडी किया। इसके बाद वाटसन क्रिक ने बताया कि एडेनिन थाइमीन के साथ बॉन्ड बनाता है और ग्वानिन साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है, हमेशा ऐसे ही होता है। ये इधर आरएनए का, इन्होंने आरएनए सिंगल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल होता है, आरएनए इस तरह से बना होता है, इसमें सिंगल स्ट्रैंड होता है, यहाँ पर यूरेसिल है ना कि थाइमिन, ग्वानिन, एडेनिन और साइटोसिन, ये तीनों, ये सिंगल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल होता है। आरएनए का फोटो देख सकते हो, ये डबल स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड ये हो गया, एक स्ट्रैंड ये हो गया। ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होता है हमेशा, जो ग्वानिन के साथ हमेशा साइटोसिन ऐड करेगा और एडेनिन के साथ हमेशा थाइमिन जुड़ता है। और हमेशा याद रखना, ग्वानिन और साइटोसिन में 3 बॉन्ड बनते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये नॉन कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कमजोर बॉन्ड होता है। फास्फोडाइजेस्टर बॉन्ड एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड वो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, मजबूत बॉन्ड होते हैं। तो इसमें 3 बॉन्ड बने, 1, 2 और 3, और एडेनिन और थाइमिन में केवल 2 बॉन्ड बनते हैं। इसके बारे में जो है, क्यों इसमें 2-3 बन रहे हैं, एक्चुअली में इसमें डोनर जो बॉन्ड का डोनर है इसका, इसमें एक, आप देखो इसमें 2 बॉन्ड जो बने, इसके अंदर बॉन्ड बनने का कारण ये है कि इसमें जो ये हाइड्रोजन है ये एक है, इसको डोनर बोलते हैं, एक डोनर इसमें है, और जो एन है या एन या ओ उसको एक्सेप्टर बोलते हैं। बॉन्ड का एक्सेप्टर ये है, ये एक है। तो इसमें केवल जो एडेनिन है इसमें 2, एक डोनर है एक एक्सेप्टर है। ऐसे ही थाइमिन में एक डोनर है, ये डोनर है और ये एक्सेप्टर है। बॉन्ड का एक्सेप्टर हमेशा या तो एन होगा या ओ होगा, और डोनर जो होगा वो हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन डोनर जो है वो डोनेट करता है इसको, ओ को, और इधर से इसको। तो दोनों में, एडेनिन और थाइमिन में एक एक एक्सेप्टर है, एक एक डोनर है, इसीलिए एक एक बॉन्ड बना है, में 2 बॉन्ड बने। इधर क्या है, ग्वानिन और साइटोसिन में क्यों 3 बॉन्ड बने इधर, इधर देखो आप, साइटोसिन में एक डोनर है, हाइड्रोजन एक है, एक डोनर है, 2 एक्सेप्टर है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ग्वानिन में 2 डोनर है और एक एक्सेप्टर है, इसलिए इनमें 3 बॉन्ड बने। तो इसको हम ब्रीफ में देख लेते हैं, जो हमने पढ़ा कि वाटसन क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दी। हेलिक्स का मतलब होता है जो स्प्रिंग में दिखता है हमें, तो यहाँ पर डबल होता है इसलिए इसको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। 2 स्ट्रैंड होते हैं, 2 स्ट्रैंड हमने देखे। एंटी पैरेलल होता है, एक 5 प्राइम ऐसे चलेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और दूसरा फिर इधर से चलेगा, 5 रहेगी इसकी डायरेक्शन भी, इसको हम 5 प्राइम टू 3 प्राइम भी पढ़ेंगे, ये नहीं कि इसको 3 प्राइम। तो ये नीचे से ऊपर से नीचे है, दूसरा नीचे से ऊपर है, एंटी पैरेलल है, राइट हैंडेड है, ये राइट हैंडेड रहता है। और ये बी डीएनए है। इसको जो नॉर्मल डीएनए होता है, देखो आगे हम पढ़ेंगे, ए डीएनए भी होता है, जेड डीएनए भी होता है, और एक बी डीएनए है। तो डीएनए के अलग अलग टाइप है, ये थोड़ा ये भी मिलते हैं, लेकिन जो नॉर्मली जो सभी में होता है, जो नॉर्मल होता है वो बी डीएनए होता है, इसको बी डीएनए कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का मतलब होता है कि हमेशा साइटोसिन ग्वानिन के साथ पेयरिंग करेगा और एडेनिन है थाइमिन के साथ पेयरिंग करेगा। इन दोनों के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। और जो नाइट्रोजन, द अरेंजमेंट ऑफ नाइट्रोजन बेस डिटरमाइन द जेनेटिक मैसेज, क्योंकि जेनेटिक मैसेज जो जाता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, या जो कोई भी जीन या डीएनए जो प्रोटीन बनाता है, वो डिसाइड करता है नाइट्रोजन बेस। क्योंकि फास्फेट और शुगर वो तो सभी में कॉमन हो, सभी डीएनए में कॉमन है, एक ही प्रकार के, कोई चेंज नहीं है। ये बैकबोन बनाते हैं, अंतर सिर्फ पैदा करते हैं नाइट्रोजन बेस, जो 4 तरह के हमने देखे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। ये
अंतर पैदा करते हैं, यही जेनेटिक मैसेज को डिसाइड करते हैं। तो ये सब हमने देखा कि वाटसन और क्रिक ने ये मॉडल दिया था। उसके साथ जो मॉरिस विल्किंस था, इन सभी को तीनों को मिलाकर मॉरिस विल्किंस का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इसने एक्स रे डिफ्रैक्शन जो इससे जो टेक्निक से जो डीएनए का जो फोटो दिया था, उसके आधार पर ही वाटसन क्रिक ने अपना मॉडल बनाया था। इसलिए वाटसन क्रिक एंड मॉरिस विल्किंस को तीनों को मिलाकर नोबेल प्राइज मिला था केमिस्ट्री में 1962 में। रोजालिंड फ्रैंकलिन ने तो ये फोटो ही लिया था, फोटो 51 बोलते हैं उसको, इसलिए नोबेल प्राइज में शामिल नहीं है क्योंकि इनकी डेथ कैंसर की वजह से हो गई थी 1958 में। अब थोड़ा सा शॉर्ट में जो हमने पढ़ा है उसके बारे में देख लो कि डीएनए के अंदर याद रखना है, तीन बॉन्ड हमने डिस्कस किए, एक फास्फोडाइजेस्टर बॉन्ड, एक बीटा एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इसको शॉर्ट में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी कह सकते हैं, लिंकेज, और एक हाइड्रोजन बॉन्ड। फास्फोडाइजेस्टर बॉन्ड जो हमने देखा है अभी कि ये जो बॉन्ड होता है ये किस किस के बीच में, तो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में होता है। एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है कोवालेंट बॉन्ड, जो कोवालेंट बॉन्ड जितने भी होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। कोवालेंट बॉन्ड होते हैं वे कि जो इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, वे इस तरह के बॉन्ड बनाते हैं। कोवालेंट बॉन्ड मजबूत बॉन्ड होते हैं। ये क्या करते हैं, दैट जॉइन 5 प्राइम फास्फेट ग्रुप को, एक न्यूक्लियोटाइड के 5 प्राइम फास्फेट ग्रुप को दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 3 हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है, जो तीन कार्बन नंबर 3 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है। ठीक है, और इससे पोली एक स्ट्रैंड बनता है पूरा का पूरा। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड बनेगा, एक सिंगल स्ट्रैंड बनो, एक न्यूक्लियोटाइड उससे दूसरे न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है। और कहाँ पर ऐड करता है, ये पहले न्यूक्लियोटाइड का जो 5 प्राइम फास्फेट ग्रुप है, दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। दूसरा बॉन्ड कहाँ बना, देखा हमने, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो बना हमारा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बिटवीन होता है शुगर के बीच में और नाइट्रोजन जो बेस होता है, नाइट्रोजन बेस एडेनिन गुआनिन, उनके बीच में बॉन्ड बनता है। ये बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कोवालेंट बॉन्ड है। ये भी, ये क्या करता है, जो इन कार्बन नंबर 1, शुगर का जो कार्बन नंबर 1 है, सभी शुगर के कार्बन नंबर 1 से 9th पोजीशन पे जो नाइट्रोजन है, प्यूरिन के जो डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है प्यूरिन की, और फर्स्ट जो पोजीशन है नाइट्रोजन की पिरिमिडीन के, उनके बीच में नाइट्रोजन बेस जो है, उनके दो तरह के हैं। उसमें पिरिमिडीन की जो फर्स्ट पोजीशन की नाइट्रोजन है और प्यूरिन की जो 9th पोजीशन की जो नाइट्रोजन है, वो शुगर की फर्स्ट पोजीशन की कार्बन से बॉन्ड बनाता है और उस बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दोनों बॉन्ड स्ट्रोंग है, कोवालेंट बॉन्ड है। तीसरा बॉन्ड कमजोर बॉन्ड होता है, नॉन कोवालेंट बॉन्ड है, इसको ब्रेक करना आसान होता है। इसीलिए जब डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं, जो दो स्ट्रैंड है डीएनए के, डीएनए इस तरह रहेगा हमारा, तो डीएनए के स्ट्रैंड को अलग अलग करना इसलिए आसान है क्योंकि दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना आसान है क्योंकि नॉन कोवैलेंट बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करता है, ये एग्जिस्ट बिटवीन द नाइट्रोजन बॉन्ड, नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं दोनों न्यूक्लियोटाइड के, दोनों जो पॉलीमर है, एक पॉलीमर ये हो गया स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड, दूसरा स्ट्रैंड ये हो गया, इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है, जो, और ये बॉन्ड बनेगा नाइट्रोजन बेस के एडेनिन के साथ थाइमीन बनाएगा, डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर है, नाइट्रोजन दो बॉन्ड है, और साइटोसिन के साथ जी बनाते हैं, 3 बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, तो इस नाइट्रोजन बेस के साथ ये बनाया। तो ये नॉन कोवैलेंट बॉन्ड है जो एग्जिस्ट बिटवीन द नाइट्रोजनस बेस, एडेनिन के साथ हमेशा थाइमीन, सॉरी यहाँ पर, और सी के साथ जी, यहाँ ट्रिपल रहेगा, ये 3 बॉन्ड बनते हैं। तो दो न्यूक्लियोटाइड के जो रैप करते हैं अराउंड ईच अदर, जो न्यूक्लियोटाइड की चेन है, पॉलीमर है, स्ट्रैंड एक दूसरे पे जो रैप करते हैं, ये इसी की वजह से करते हैं ऐसे, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो बनती है, और ये साथ साथ रहते हैं इस वजह से। दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड किसे कहते हैं, सिंपल है, सीरीज ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो साथ साथ जुड़े रहते हैं, किससे, फास्फोडाइजेस्टर बॉन्ड से। 3 एंड 5 एंड हमने अभी पढ़ा है,
3' एंड, 5' एंड ऑफ जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चैन होती है, जो एक स्ट्रैंड है, इसकी जो ये चैन है पूरी, ये एक स्ट्रैंड है पॉलीन्यूक्लियोटाइड का, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड है। तो इसका जो एंड पॉइंट होता है, ये 5' तो इसका इधर है, 3' इधर है। द एंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चैन होता है, जो स्ट्रैंड होते हैं, डीएनए स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड, जिस पर एट विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा रहता है कार्बन नंबर 3 पे, शुगर के कार्बन नंबर 3 पर जुड़ा रहता है, उसी एंड को बोलते हैं 3' एंड। 5' एंड जो न्यूक्लियोटाइड का जो ये एंड, ये हिस्सा जो है, ये जो फर्स्ट वाला है, ये फर्स्ट एंड जो है इसका, इस पर जो फास्फेट ग्रुप जुड़ा रहता है कार्बन नंबर 5 पे, जो शुगर है, न्यूक्लियोटाइड की जो शुगर है उसके कार्बन नंबर 5 पर जो फास्फेट ग्रुप जुड़ा रहता है उसको बोलते हैं 5' और न्यूक्लियोटाइड की जो शुगर है उसके कार्बन नंबर 3 पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा रहता है उसको बोलते हैं 3' एंटी पैरेलल है दोनों, हमें अभी जिक्र किया था कि डीएनए एंटी पैरेलल है, क्योंकि डायरेक्शन ओरिएंटेशन, जो डायरेक्शन है दोनों न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड की, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड जो है वो अपोजिट होती है एक दूसरे के, ये 5' to 3' और दूसरी होगी इधर से 5' to 3', एक दूसरे से अपोजिट है ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो स्ट्रैंड है। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड क्यों बोलते हैं डीएनए को हम, क्योंकि हमेशा ए के साथ जी पेयर कर, सॉरी, ए के साथ थाइमिन पेयर करेगा और जी के साथ हमेशा सी पेयर करेगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में हमेशा ए के साथ टी पेयर करता है और जी के साथ हमेशा सी पेयर करता है। तो न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड जो है कॉम्प्लीमेंट्री क्यों बोलते हैं हम डीएनए को, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड, कि जो न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है डीएनए का, उसमें इन विच ईच प्यूरिन ऑन वन स्ट्रैंड, हमेशा एक प्यूरिन दूसरे जो उसके साथ निश्चित, ये प्यूरिन है ए के साथ दूसरा जो पिरिमिडीन है वो पेयर करेगा, और जो ये जी प्यूरिन है उसके साथ दूसरा जो पिरिमिडीन है सी वो पेयर करेगा, इसलिए इसको कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बोलते हैं। अब थोड़ा सा चारगफ रूल देख लेते हैं हम, चारगफ ने जो रूल दिया था, क्या है चारगफ रूल, जो रूल्स डेवलप किए थे इरविन चारगफ और उसके साथियों ने, इसने कुछ नहीं बताया था, बेस के रेशो को बताया था डीएनए में। अगर 30% किसी डीएनए में एडेनिन है तो 30% ही उस डीएनए में थाइमीन होगा, और उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना साइटोसिन होगा और कितना ग्वानिन होगा, तो दोनों में बाकी आधा 30-30 ही होंगे, 60 और 60 में 40 बचा, 40 में से आधे आधे होंगे, 20% ये हो गया और 20% ये हो गया। तो इन्होंने बेस के रेशो को बताया था डीएनए में। दे डिस्कवर्ड दैट, इन्होंने डिस्कवर किया था कि विद इन ईच स्पेसीज, प्रत्येक स्पेसीज में देयर इज सम रेगुलरिटी इन द रेशो, प्रत्येक स्पेसीज में इनका रेशो जो होता है बेसिस का वो इक्वल होता है, अमाउंट जो है वो इक्वल रहेगी, एडेनिन की अमाउंट हमेशा इक्वल होती है थाइमिन के, और ग्वानिन की अमाउंट जो होती है हमेशा इक्वल होती है साइटोसिन के, और ये स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करता है और ये फिक्स होता है। ये फाइंडिंग को ही हम, इन फाइंडिंग को मिलाकर ही चारगफ रूल कहते हैं। चारगफ रूल को आप देखिए, रेशो न्यूक्लियोटाइड का बताया था इन्होंने कि समान रहती है किसी भी स्पीशीज में, और हमेशा ए टी के इक्वल होता है और जी हमेशा सी के इक्वल होता है। लेकिन ए और टी को अगर हम ऐड करेंगे, वो जरूरी नहीं है कि जी और सी के साथ इक्वल करेगा, ए टी के साथ इक्वल है, जी सी के साथ इक्वल है, लेकिन ए ए प्लस टी जी प्लस सी इक्वल नहीं होंगे, लेकिन ए इक्वल जी प्लस टी इक्वल सी, ये दोनों इक्वल होंगे। तो इन्होंने अलग अलग स्पीशीज का दिया था
ये देखिए यहाँ पर ये अलग-अलग स्पीशीज का कि 12.8% एडेनिन है तो 12.9% थाइमिन है, दोनों लगभग बराबर है। और 36.9% इसमें ग्वानिन है तो 37.5% साइटोसिन है। तो इन्होंने अपनी जो फाइंडिंग दी थी वो लगभग इक्वल है। तो आप इसको देखोगे थोड़ा बहुत अंतर है, वो तो हो सकता है इतना, क्योंकि इन्होंने केमिकल एनालिसिस की थी। अदरवाइज लगभग इक्वल है दोनों। और इनका जो रेशो आएगा ए का टी से 1 के आसपास आएगा सभी का, और जी का सी से 1 के आसपास आएगा। तो यही चार्गप रूल था। थैंक यू वेरी मच। यदि आपने इसको पसंद किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगा, वहां से ले लीजिए। थैंक यू वेरी मच।